अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। हुकूमत और वफाकी काबीना की मुश्तरका तौर के ऊपर बजट की मंजूरी के बाद जैसे ही IMF ने डू मोर का मुतालबा किया तो दूसरी तरफ से हड़ताल कॉल भी नज़र आना शुरू हो चुकी हुई है। एक आम आदमी इस बात पर चीखें मारता हुआ नज़र आ रहा है कि आखिर रिलीफ किस तरह से मिल सकता है। इससे पहले जो बजट तैयार किया गया था उसमें बाकायदा IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया था, मगर अब IMF मज़ीद एक मुतालबा कर रहा है कि इन शराइत में मज़ीद इजाफा होना चाहिए, मज़ीद टैक्स लगने चाहिए। इसी नतीजे में आज जो है एक नई हड़ताल कॉल जो है वो सामने आई है। कल पूरे पाकिस्तान में जो है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हड़ताल करने जा रही है और जिसकी हमायत में मौलाना फजल रहमान साहब भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी की हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती हुई नजर आ रही है, जहां उनका मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने न सिर्फ उनका मैंडेट चोरी किया है बल्कि अवाम के हक पे भी डाका डाला है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, कल के होने वाली इस हड़ताल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। सबसे पहले तो बजट पे बात करूँगा। देखें, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि हमने IMF के साथ मिल के ये बजट बनाया है। माजी में कहा करते थे कि IMF के सामने मुल्क को गिरवी रखा जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या हम यही समझें कि आज इस हुकूमत ने भी IMF के सामने इस मुल्क को गिरवी रख दिया? बजट तो बनाए जाते हैं अपनी कौम को सामने रख के, अपनी कौम के मसाइल को सामने रख के, अपने मुल्क के मसाइल को सामने रख के आप बजट बना रहे हैं IMF के मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए, और उसी तरह आप टैक्सेशन कर रहे हैं, उसी तरह आप दबाव बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या इस मुल्क की आवाम के लिए भी आपने कोई एक भी ऐसा उसमें शिक रखी है जिससे आवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचे? अब ताजर हड़ताल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप देखें कि ताजर पूरे मुल्क के इस वक्त वो बिलबिला रहे हैं। सिर्फ ताजर नहीं, पूरी कौम बिलबिला रही है, क्योंकि कौम के ऊपर इस कदर अंबार लगा दिया टैक्सों का, महंगाई का, लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और मैं कल भी ये अर्ज़ कर रहा था कि लोग इस वक्त इस सोच में मुब्तला हैं कि क्या हम बच्चे को नवाला खिलाएं, हम बिजली गैस के बिल दें, हम सेहत के ऊपर ख़र्च करें, हम बच्चों की तालीम के ऊपर ख़र्च करें। कोई समझ नहीं आ रही कि एक आम आदमी ने अपने घर का जो निज़ाम है वो कैसे चलाना है। अभी तो बजट अप्रूव हुआ है, कल से जब बजट के बाकायदा नफाज किया जाएगा उस वक़्त सही मानों में आपको अंदाज़ा होगा कि आपके ऊपर कौन कौन सी आफात गिरी हैं। आज देखें, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना साहब उसको चेयर कर रहे थे। आज गैस की कीमतों में बाकायदा इजाफा कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा है। आप पंजाब की अगर बात करें, देखें पंजाब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े फ़ख्र से कह रही थी चंद दिन पहले कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हर रोज़ हमारे सामने कोई ना कोई नया टैक्स आ रहा है। पहले घरों के ऊपर टैक्स लगाया गया, उसको सफाई का नाम दिया गया। आज एक गाड़ियों के ऊपर एक ऐसा टोकन टैक्स सामने आया कि एक गाड़ी जिसकी इनवाइस के ऊपर टोकन टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, तो लिहाजा आपको वो टैक्स जो है ना वो कई गुना ज़्यादा वो देना पड़ेगा, टोकन टैक्स। और अगर एक बंदा गाड़ी ट्रांसफ़र करवाता है, अगर 1000 सीसी से नीचे गाड़ी है, तो वो जिस बंदे ने नई ख़रीदी थी इनवाइस पे जो उसने पूरा टैक्स दिया था, आगे कोई बंदा सेकंड हैंड गाड़ी खरीदेगा उसको फिर उतना ही टैक्स अदा करना पड़ेगा। मतलब उसको वो डबल टैक्स। हाँ, आप ये कैसा आप ये सिस्टम लेके आ रहे हैं? आप हर तरफ से अवाम की सांस बंद कर रहे हैं। आप कम से कम थोड़ा सा ये भी देख लें कि इस अवाम ने कैसे ज़िंदा रहना है। अब उसके साथ आप कह रहे हैं कि नॉन फाइलर्स आप नई नई टर्म्स जो है उसके मुताबिक चल रहे हैं। आज वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे थे कि हम नॉन फाइलर की टर्म ही ख़त्म करना चाहते हैं, इस मुल्क से इस इस्तिलाह को मकाना चाहते हैं। लेकिन आपके जो इक़दामात हैं या जिस तरह आप बजट लेके आए हैं, मुझे तो लगता है कि आप नॉन फाइलर्स को ख़त्म करना चाहते हैं। आप नॉन फाइलर्स को जान से मारना चाह रहे हैं कि ताकि ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और वो चंद फाइलर रह जाएंगे। अगर नॉन फाइलर पे जिस तरह की पाबंदियां आप लगाने जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इस टैक्स के नफाज के बाद 80% पाकिस्तानी वैसे जेलों में चले जाएंगे, क्योंकि 80% तो नॉन फाइलर है, वो 20% को बचेंगे और उससे आप मुल्क चला लीजिएगा। नॉन फाइलर पे मैं आपसे डिटेल में बात भी करूंगी, लेकिन उससे पहले निशाद साहब, जिस तरह से भी आज़म साहब कह रहे हैं कि अभी कल 1 जुलाई से जो इतलाक होने जा रहा है, तमाम तर चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, पेट्रोल भी है। अच्छा, गैस की भी लोड शेडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बिजली के साथ साथ। कल पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का ऐलान किया गया है और उसकी हमायत ख़ुद पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान भी कर रहे हैं। ये हड़ताल क्या हमें बहुत पीछे नहीं ले जाएगी? हम तो चाहते थे कि मुआशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, तो ये कैसे मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है
कि ताजर मुख्तलिफ तरह की ताजर तंजीमें हैं जी। ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जो इस्लामाबाद के हैं अजमल बलोच साहब उन्होंने इसका ऐलान किया है। अभी कराची जो ताजर इत्तेहाद है उसकी तरफ से मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे नज़र आए कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया कि नहीं किया, वो नहीं है। लाहौर में जो एक बड़ी तंजीम है वो भी आल पाकिस्तान, उन्होंने भी एक इत्तेहाद बनाया हुआ है ताजरान का, उनकी तरफ से भी इसकी सपोर्ट की भी बात नहीं हुई। लेकिन बहरहाल उसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, JUI फे ने भी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस जो हड़ताल है इसका सपोर्ट करने का कहा है जी। अब मामला ये है कि यकीनन ताजर ये समझते हैं कि उनके मसाइल जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। असल मसला जो है वो चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया है, असल मसला बिजली के बिलों से जुड़ा हुआ है और बिजली के बिल यकीनन आम आदमी की पहुंच से ना सिर्फ बाहर हैं बल्कि शायद कहीं बाहर हैं। अब तो मुझे लगता है कि उधार पकड़ के भी बिल जमा कराना जो है वो बड़ा नामुमकिन हो चला अच्छा, आज शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि मैं घर पे खाना नहीं खाता लेकिन मेरा फिर भी बिजली का और गैस का बिल सबसे ज़्यादा आया हुआ है। अब ये पता नहीं वो खाते हैं, उनके बाकी लोग कौन खाते हैं और कौन नहीं खाते ये तो शेख साहब बताएंगे। लेकिन मैं माजरत चाहूँगा, मुझे वो नहीं, थोड़ा सा वो अब मसला क्या है। मसला ये है कि चौधरी साहब ने कुछ बातें की। IMF जो है वो एक लैंडिंग अथॉरिटी है, इदारा है, जो भी है मालियाती इदारा है इंटरनेशनल। उसकी जैसे कह लीजिए कोई भी हुकूमत उसकी जो क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था चौधरी साहब ने कि उसको सामने रखते हुए बजट बनाया, ऐसी बात नहीं है। ये हमने अपनी मजबूरी को सामने रखते हुए बजट बनाया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमने IMF के साथ मिलकर बजट बनाया है। मैं कुछ और IMF के मुफादात की शायद आपने बात की थी कि IMF के मुफादात को सामने रखा। IMF के मुफाद का मामला नहीं है इस वक्त, ये हमारा मुफाद का मामला है। पाकिस्तान मजबूर है क्योंकि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी आप इकोनॉमिक यहाँ पर टैक्स लगा लें या इससे 10 गुना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दें, तब भी आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप एक्सटर्नल जो आपकी डेट फाइनेंसिंग है या एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट है वो कर सकें। सो उसके लिए हमें हर हाल में IMF के पास जाना है, ये तो एक बात तय है। अब चूंकि ये तय है तो इसलिए आप उनकी बात भी मानते हैं, वो जो भी अपनी गुजारिशात आपके सामने रखते हैं। हाँ, उसमें एक फ़र्क ज़रूर है। वो ये नहीं कहते कि आप जो मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि ये मोबाइल पर टैक्स लगाएं या कपड़ों पे लगाएं या ऐनक पे लगाएं या किसी पे लगाएं। वो आपको बताते हैं कि जनाब आपने ये पैसे हमसे लेने हैं, हमें हर साल ये पैसे चाहिए, आपके मुहासिल इतने होने चाहिए, ये होंगे तो आप टैक्स देने के काबिल। जिस तरह आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो वो पहले आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, आपका देखते हैं कि आप क्या कर्ज अदा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप कर्ज देने लायक हैं ही नहीं, यानी आप इंस्टॉलमेंट से दे सकते तो फिर वो भी आपकी सेट करके बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। सो IMF का मुफाद हो ना हो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे मुल्क का मुफाद है फ़िलहाल तो जो पोजीशन है। जो दूसरी बात है वो दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत ने जो टैक्सेशन की है वो खासी प्रॉब्लमेटिक है, वो हर किसी के लिए मसला उसमें बना हुआ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर ख़जाना की जो नॉन फाइलर वाली बात है वो किसी हद तक दुरुस्त है। आप ये देखिए कि आपके खित्ते के अंदर कोई भी ये जो आपके इर्द गिर्द के ममालिक हैं, कहीं पर भी टैक्स की शरह 13% से कम नहीं है। ठीक है, अब हम भी तो किसी चीज़ को सुधारने के मूड में होते ही नहीं है, हम करते नहीं हैं। अब हुआ ये है, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मामला है। ये तमाम पिछली आप यूँ समझ लीजिए गुज़िश्ता 3-4 हुकूमतों का कसूर है इसके अंदर कि जो काम आपको स्टेप बाय स्टेप ओवर द पीरियड ऑफ लाइक अ डेकेड आपको करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, जिसका नुकसान ये है कि वो सारा बोझ एकदम जो है वो आम आदमी पे जा रहा है और ज़्यादा बोझ आम आदमी पे डाल रहा है। फिर हुकूमत के इस बजट के अंदर जो एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है वो ये है कि हुकूमत ये दावे कर रही थी कि हम तनख्वाहदार तबके को टैक्स में नहीं लाएंगे, लेकिन इसके अंदर भी जो बोझ ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है वो तनख्वाहदार पर ही पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर जो बिजली के बिलों, यूटिलिटी बिल्स के बाद जो उस आम आदमी की पोजीशन है, अब वो इस पोजीशन में नहीं रहा। देखिए, हर बंदा जो 50,000 कमाता है वो अपनी इस्तिताअत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जो 1 लाख कमाता है, जो 2 लाख कमाता है, जो 5 लाख कमाता है, कहीं भी ऐसा नहीं होता माँ सिवाय हमारी 2% एलीट को, अशराफिया को। बाकी 98% लोग जो हैं वो बजट के साथ ही चल रहे होते हैं और उनकी जो ज़िंदगी है, तर्ज ज़िंदगी है, वो बजट के करीब करीब होता है। वहाँ ये मुमकिन नहीं होता उनके लिए
कि जी अगर फर्ज करें कोई शख्स 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है तो उसके पास कोई 5 लाख रुपए की बचत हो रही है और 5 लाख रुपया वो ये बात समझने की जरूरत है। तो इसलिए ये जो स्लैब्स की बनाई जाती हैं या काम किए जाते हैं ये इस पूरी वर्किंग के साथ किए जाते हैं। सो मादरत के साथ वो जो 860 अरब रुपया इस कौम का बाबू लेते हैं उनमें से जो भी इन बजट बनाने वालों के हिस्से में आता होगा, मुराद समेत, गाड़ियों समेत, ठंडे कमरों समेत, सारी जो आसाइशें हैं, उनका ये काम था कि वो इस तरह से बजट को तरतीब देते कि हालात ये ना हो जो आपके बिजली के बिलों में है कि 200 यूनिट जो है वो 3000 और 201 यूनिट 8000। इसी तरह ये जो स्लैब्स हैं इनके तरीकेकार को तय किया जाना जरूरी है। महासिल बढ़ाए उसी सूरत में जा सकेंगे जब महासिल वाली जो बंदा है वो जिंदा रह जाएगा, सर्वाइव करेगा और वो देने के काबिल रहेगा। आजम साहब, ये फाइलर और नॉन फाइलर की जो बात की जा रही है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, काफ़ी डिबेट्स भी सामने आ रही हैं कि बिलखसूस वो दरमियाना तबका या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी इस टर्म के बारे में नहीं पता, और जिस तरह से पहले हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम आपके मीटर वगैरह भी उतार देंगे। सर, जो नॉन फाइलर है वो किस तरह से फाइलर होगा? और दूसरा, ये फाइलर और नॉन फाइलर की जो बातें की जा रही हैं, अगर हमने अपना मुकाबला दूसरे मुल्कों के साथ करना है तो क्या हम फैसिलिटेट भी उसी तरीके से करेंगे लोगों को? फैज़ा, जब ये फाइलर नॉन फाइलर का इशू शुरू हुआ है ना, हम लोग क्योंकि नौकरी पेशा लोग थे जी, हम लोग बखुशी अपने आप को हम लोगों ने फाइलर किया ताकि हम गवर्नमेंट को टैक्स दें। अगर हम तनख्वाह ले रहे हैं उसमें से टैक्स दें, और ये सोच ये थी कि हम अपनी स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं टैक्स की मद में। हर पाकिस्तानी, हर दुनिया का हर शहरी जब वो टैक्स देता है अपनी स्टेट को सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लोग टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। आप देखें कि जो लोग नहीं दे रहे थे और जिन पे टैक्स अदा करना चाहिए, जिनमें सबसे बड़ा तबका वो वाले ज़िम्मेदार जो बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं, मरब्बों के मालिक हैं, आज तक गवर्नमेंट उस पर नहीं बोली। आज तक गवर्नमेंट ने उसका जिक्र भी नहीं किया। पार्लियामेंट के अंदर उसका जिक्र नहीं हो रहा। वो कौन लोग हैं? उनमें ज्यादा लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। आज किया वहाँ खजाना ने करके कहते हैं वो तो इंजन ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ वहां से लेनी है, इसलिए ये कर रहे हैं। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो नॉन फाइलर होके वो आपके ऊपर रूल भी कर रहे हैं। बल्कि आप कल बता रहे थे कि मरात में मजीद इजाफा भी मांग रहे हैं। दूसरी जानब क्या है? दूसरी जानब वो गरीब आदमी जिसके पास कोई रोजगार का जरिया भी नहीं है, या अगर रोजगार का है भी है, 30-40 हज़ार रुपया महाना कमाता है, उसके ऊपर नॉन फाइलर होने का जो जुर्म है वो इस तरह आयद किया जा रहा है कि शायद वो पछता रहा होगा कि वो पैदा क्यों हुआ है। उसके ऊपर अगर इतने टैक्स लगा, अब उसके देखें मोबाइल फ़ोन सेम है। अब हर आदमी की ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन, राब्तों के लिए ज़रूरत है, आप अपडेट रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप राब्ते में रहते हैं। अब एक आम आदमी, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो महीने में सिर्फ 100 रुपये का लोड करवा के तो पूरा महीना उसके साथ मोबाइल फ़ोन चलाते हैं। अब 75% उन पर टैक्स लगाया जा रहा है नॉन फाइलर के ऊपर। मोबाइल 100 रुपये में से 75 रुपये वो कटेंगे, बाकी कंपनी का जो टैक्स है वो कट के, तो जो सेलर कंपनीज हैं उन्होंने जो कैलकुलेट किया है 100 रुपये के पीछे उसको 8 रुपये मिलेंगे, सिर्फ 8 रुपये। ये सेलर कंपनी ने जो इनको कैलकुलेशन करके दिया, ये वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 100 रुपये में से 8 रुपये अगर उसको मिलेंगे, 92 रुपये सिर्फ टैक्सेशन और कंपनी का मुनाफा की मद में कटेंगे। उस बेचारे का क्या जुर्म है तो उसको आप जिंदा दरगोर कर रहे हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर किसी ने बैंक अकाउंट खुलवाया है और उस बैंक के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करता है, नॉन फाइलर को 2.5%, मतलब 1 लाख के पीछे 2500 रुपया सिर्फ उसका इसलिए काट लिया जाएगा कि वो नॉन फाइलर है ट्रांजैक्शन के ऊपर। उसका क्या जुर्म है? अगर उसके पास कोई 2-4 लाख रुपया अगर किसी के पास हो, किसी फैमिली की सपोर्ट से आ गया या उसने जमा कर लिया है, तो उसको कितने नफलों का स्वाब है कि उसकी हर ट्रांजैक्शन पे पैसे कटे जाएं। ठीक है, इस किस्म की बेशुमार पाबंदियां हैं। फिर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, उस पर फाइलर के लिए और टैक्सेशन का वो है स्लैब, नॉन फाइलर के लिए और है। उसको हर जगह पे कुछ 40 से 45% तक उसको टैक्स में जाना पड़ेगा। तो फिर हुकूमत सेंटर क्यों नहीं बना देती ऐसे लोगों के लिए? ठीक, अब बड़ा सिंपल सा था कि जिसकी इनकम 50,000 से नीचे, पहले तो 1 लाख तक होता था ना, 1 लाख से नीचे है उसको टैक्स स्लैब में से उसको फ्री कर दिया जाता था। अब 50 इन्होंने कर दिया है 5 लाख रुपया सालाना, जो कि 50,000 भी नहीं बन रहा, तकरीबन 40,000 रुपया बन रहा है महाना। 40,000 रुपया महाना वाला जो कि टैक्स नेट में भी नहीं आता, लेकिन वो नॉन फाइलर है, उसमें आपकी 80% आबादी
वो देखिए वो देहातों में है, जी। उनमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं, और वो लोगों को आप टैक्स नेट में ला रहे हैं, पहले उनको थोड़ी अवेयरनेस तो दें। Exactly. उनको उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार तो करें, और आप कम से कम ये तो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन बंदा टैक्स देने के काबिल है, कौन नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी जो मसला है, आपने अगर फाइलर होना है, अपने आप को फाइलर करना है, आप इंटरनेट पे बैठ जाएं, कंप्यूटर पे बैठ जाएं, अगले 8 दिन बाद अपने तौर पे अगर आप फाइलर बन गई तो मैं आपको जो कहेंगी आपको इनाम दूंगा। उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन, आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा। चौधरी साहब ये रहे हैं कि अपने आप आप को- फाइलर नहीं हैं, याद रखिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, चौधरी साहब ने ही बकायदा मेरा फॉर्म फिल करने की कोशिश की, जो अभी तक नहीं हो अच्छा, सका। ही इज एब्सोल्युटली राइट। आपको अपना सिर्फ फाइलर होने के लिए एक वकील हायर करना पड़ेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद हर साल, इन कॉम्प्लिकेशंस का जिक्र कर रहा हूँ, हर साल अपनी रिटर्न भरने के लिए आपको एक वकील की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपसे मामूली सी 19-20 हो गई तो चाहे आप कुछ कमाते हैं नहीं कमाते, एफबीआर का नोटिस आपको रिसीव हो जाना है कि आपने ये गलती की है। भाई या तो इस सिस्टम को इतना आसान कर दें, जिस तरह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आसान है, हर शख्स को समझ आता है ना, ये सिस्टम भी इतना ही आसान होना चाहिए कि हर शख्स को ये सिस्टम समझ आ जाए। अब कॉम्प्लिकेशंस की वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी एफबीआर का निज़ाम। ठीक हो गया। अच्छा, एक जानब आप कह रहे हैं कि आप पूरे मुल्क को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, दूसरी जानब आप सेलुलर कंपनियों और फाइलर नॉन फाइलर को लेके आप जिस टैक्स नेट को लेके जा रहे हैं, आप तो सिमें बंद करने जा रहे ठीक हैं, हो गया आप साहब। किस तरह डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, ये मेरी समझ से बालातर है। निशात साहब, जब कोई नया सिस्टम लाया जाता है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो होते हैं उनसे नावाकिफ़ होते हैं, और स्टेट उनको बाकायदा फैसिलिटेट करने के लिए बाकायदा सेंटर्स भी बनाती है। और जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी मेजॉरिटी ऐसी है कि जो शायद फाइलर नॉन फाइलर को नहीं समझती या टैक्स देने को नहीं समझ पा रही। ये किस तरह से देख रहे हैं? एंड सेकेंडली, ये जो हम कह रहे थे कि हमने इस अदम इस्तेहकाम को और मुआशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, और कल से अगर हड़तालों का सिलसिला शुरू है, तो आज़म साहब फिर दुरुस्त कह रहे थे ना कि दमादम मस्क कलंदर तो फिर शुरू हो चुका है। आपने एक प्रोग्राम में बात की मैं थी। तो बड़ी देर से कह रहा हूँ, बजट Exactly. गुजरने दें फिर काम शुरू होगा। देखें, इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। पहली बात तो यह है कि नॉन फाइलर की टर्म 49,000 रुपए लेने वाले के लिए नहीं है। ठीक। नॉन फाइलर वो शख्स होता है जो टैक्स ड्यू करता है, वो टैक्स फाइल नहीं कर रहा, जी। क्योंकि वो टैक्स देना का अहल है। ये सारी जो गुफ्तगू चौधरी साहब ने की है, ये उस शख्स के लिए है जो टैक्स का अहल पहले वो क्वालिफाई करेगा। ये 49,000 रुपये इनकम वाले के ऊपर टैक्स फाइलर का होना ज़रूरी नहीं है, ना उसके ऊपर फाइलिंग की कंपल्शन है, ना उसका फाइलर होना ज़रूरी है। सो इसलिए ये सारी जो गुफ्तगू की गई है, इसका कोई अच्छा, मकसद मैं नहीं। इस पर कथा कलामी चाहता हूँ, सारी सिर्फ अगर एक बता दूं, चीज़ उसी में कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ना, आपकी। मैं सिर्फ एक चीज़, जी। फाइलर और टैक्स पे, इनमें दोनों में एक फ़र्क है। वो चाहते हैं कि हर बंदा फाइलर हो, अब नहीं, टैक्स नहीं। किस पे लागू होगा वो डिसाइड मैं बता करेंगे। ये जी, कंफ्यूजन सर, है आप चौधरी साहब, मैं अपनी आपको बात बता को देता हूं। देखिए, टैक्स पेयर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बाज़ लोग अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हमारी इनकम पहले इतनी थी, अब किसी वजह से कम हुई, इस साल मेरा टैक्स नहीं बनता, कारोबारी लोग हैं, मैं टैक्स नेट उसके अंदर टैक्स के उस पर क्वालिफाई नहीं करता, वो फाइल करते हैं, वो फाइलर हैं। अब वो लोग जो 50,000 रुपये से ऊपर जाते हैं, वो बाउंड हैं फाइल करने के टैक्स, ठीक है, बाय टैक्स लॉ। जी। ये उनके लिए फाइलर और नॉन फाइलर है। जिसकी इनकम 50,000 है ही नहीं, वो नॉन फाइलर और फाइलर की डिबेट में ही नहीं है। ये डिबेट वहां से शुरू होगी। सो इसलिए ये जो इससे नीचे के तबके की बात करना, उसकी कोई सेंस नहीं है, उसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि उस पर ना टैक्स लॉ इंप्लीमेंट होता है, ना वो उसके ऊपर रूल्स लागू होंगे, ना वो टैक्स पेयर है, ना वो टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसने। तो इस बात को तो आप छोड़ दें। चौधरी साहब ने जो बात की है ना, वो जो मोबाइल कंपनीज की और उसकी, देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो शख्स, अब ये कह रहे थे कि डिजिटाइज कर रहे हैं या रिकॉर्ड मौजूद है, ये उसी रिकॉर्ड के तहत ये डिटर्मिन होता है। अगर कहीं गलती से ऐसा मुमकिन है, मिसाल के तौर पे आज से 2 साल पहले मेरी इनकम 50,000 थी, मैं टैक्स फाइल करता था, अब इस दफ़ा मैं नहीं कर पा रहा और मेरे ये ऐसे हालात नहीं हैं, तो हो सकता है कि मेरी सिम जो है वो बंद हुई हो या इस तरह का मसला आ जाए। लेकिन अदरवाइज जिसकी उसके अंदर हिस्ट्री में उसकी इनकम टैक्स पे फॉल ही नहीं करती, उसकी सिम बंद करने का कोई तुक ही नहीं है, ना होगी ना वो होगी। ये एफबीआर ने भी कहा है, ये मोबाइल उन्होंने भी इंश्योर कराया, पीटीए ने भी इंश्योर, उसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस भी दी हैं। तो इसलिए ये भी एक डिबेट नहीं है। असल में इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सारा मामला वहां से शुरू होगा जहां पे आप टैक्स के आप ड्यू हैं, टैक्स देना है आपने, अदरवाइज आप नहीं आते उस स्लैब के करें कि कल की हड़ताल को मुझे बाकी रही हड़ताल की बात। हाँ, हड़ताल देखें, ताजर ये समझते हैं, अभी तो वैसे
देखें आज वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे तो मेरा वो उसके ऊपर बड़ी 30 लाख ताजर हैं, उसमें से 40,000 लोगों ने जो है ना वो रजिस्टर कराया अपने आप को, तो इससे अंदाज़ा लगा कि ताजर तो एक तो उसकी स्कीम को भी शायद बहुत ज़्यादा उससे नहीं देख रहे। दूसरी बात यह है कि असल मसला फिर वही है, टैक्स तो चलो देखें ना वो टैक्स इतना नहीं है, आप ईमानदारी से पूछें टैक्स इतना नहीं है, मसला ये है कि जो उनके ऊपर बोझ है बिजली का, जो दूसरी चीज़ों का बोझ है, उसके बाद वो ये समझते हैं कि इसके साथ तो हम अपने सिस्टम को, कारोबार को चला ही नहीं सकेंगे। जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा, ब्रेक पे जाना है मुझे। आप ये बताएं कि कल की हड़ताल क्या हुकूमत को फिर दोबारा से अपने फैसलों पे गौर करने पे मजबूर कर सकती है? देखें, इस हुकूमत ने कोई फैसलों पे गौर नहीं करना, ठीक, ये बिल्कुल ढटाई के साथ ये निज़ाम चला रहे हैं, क्योंकि अगर गौर करना होता, जब ये बजट पास किया गया या सदर साहब ने जब साइन किया या उससे पहले रिव्यू कर लिया जाता। हुकूमत ये आपके सर पे थोप दिया है हुकूमत ने ये बजट, अब आपको इसको निभाना ही निभाना है, रो के निभाएं, हंस के निभाएं। चलें जी, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और देखते हैं कि हुकूमत जो है अपनी पॉलिसीज़ को फिर दोबारा से तरतीब देगी या नहीं। इस ब्रेक के बाद जानते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी अदम इस्तेहकाम अभी तक बरकरार है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो ये चाहते हैं कि इस अदम इस्तेहकाम को ख़त्म होना चाहिए, मगर अपोजिशन क्या इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी? मौलाना फजल रहमान साहब इस बात का मुतालबा करते हुए नजर आते हैं कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। वो इलेक्शन को नहीं मानते क्योंकि ये साफ और शफाफ नहीं थे। मजीद वो कहते हैं कि इदारों की मुदाखलत भी नहीं होनी चाहिए, और उनका साथ साथ ये भी मौक़िफ़ था कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह से अफगानिस्तान को लेकर जो बयान जारी किए हैं, ये हमारी खारजा पॉलिसी को मुतासिर कर रहे हैं और इससे दहशतगर्दी के वाक़यात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो मौलाना का ये मुतालबा जो है, क्या ये माना जाएगा? और मौलाना अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो इस वक्त मिलकर किसी तहरीक चलाने की तैयारी में है या नहीं? आज़म चौधरी साहब ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो एक बाकायदा मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, साफ शफाफ इलेक्शन दोबारा हों, और मज़ीद उन्होंने कहा कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये जो मुतालबा किया जा रहा है, ये मुतालबा करने की वजह आप किस तरह से देख रहे हैं, और मौलाना इस मुतालबे पे कितना अरसे तक कायम दायम रहेंगे? मौलाना साहब पे आने से पहले मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा आपका। ये फाइलर नॉन फाइलर की एक इस्तिलाह के ऊपर निशात साहब ने खासी डिटेल से बताया। अच्छा, जो निशात साहब अभी फरमा रहे थे ना, शायद 30 जून 2024 तक ये सिस्टम रहा होगा। 1 जुलाई 2024 से जो वज़ीर ख़जाना साहब जो बात कर रहे हैं ना, अगर हम उसको मद्देनज़र रखें तो जिस तरह मोबाइल फ़ोन पे बिला तफरीक वो नॉन फाइलर पे टैक्स लगाया जा रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि 49,000 वाला कौन है तो 4900 रुपये वाला कौन है। लिहाजा इसी तरह अगर वो कोई चीज़ ख़रीदने जाता है मार्केट में तो उन्होंने जस्ट ID कार्ड के ज़रिए देखना है फाइलर है नॉन फाइलर है, जो माजी में भी था। अब जो नॉन फाइलर है उसके लिए टैक्सेशन और है, फाइलर के लिए और है। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। बहरहाल इस पर फिर कभी हम जो है डिटेल से रिसर्च के साथ बात कर लेंगे। जहाँ तक मौलाना साहब का तल्लुक़ है, आज मौलाना साहब ने बड़ी कड़वी और सच्ची बातें की हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें इलेक्शन के ऊपर एतराज़ कर अकेले मौलाना साहब का नहीं है, या अकेली PTI का नहीं है, या अकेले हम लोगों का नहीं है कि जो हम मीडिया पे बैठ के कह रहे थे कि इलेक्शन के अंदर धांधली या बेज़ाब्तियाँ हो गई। अब तो अमेरिका भी कह रहा है, अब तो चाइना भी कह रहा है। आपका देखें ना कि उन लोगों का क्या तल्लुक़ था, अब तो यूरोपीय यूनियन भी कह रही है। इसका मतलब है कि आपके इंतखाबात के अंदर कुछ ऐसी बेज़ाब्तियाँ, कुछ ऐसी धांधलियाँ हैं जो नाकाबिले कबूल हैं, जिसकी वजह से सियासी लोग भी इस वक्त तलमला रहे हैं। तो बेहतर होता कि ये सियासी निज़ाम को ठीक करने के लिए आप इलेक्शन कमीशन के जो मामला जहाँ पे गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारते, उनको ठीक करते। निशात साहब क्या करते हैं कि ट्रिब्यूनल में जाएं, बहुत अच्छी बात है, कानूनी रास्ते पे जाना चाहिए। अब हुआ क्या है, उन्होंने ट्रिब्यूनल पे रिटायर्ड जजेस लगा दिए। ये एक नया कट्टा खुल गया कि जब रिटायर्ड जजेस आप लगाएंगे तो नए एतराज़ात शुरू हो जाएंगे, नया वहाँ पे एक महाज खुल जाएगा। भाई आप पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक कब होने देंगे? ये इसमें तमाम सियासी लोग, तमाम अदारे, उनको ये समझने की ज़रूरत है। आज हम जिन हालात से दो चार हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अंदर अभी तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, और जब तक आप मैंडेट जो है, जिसका मैंडेट है उसको नहीं देंगे, पाकिस्तान कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। जब तक आप पार्लियामेंट को बाख्तियार नहीं करेंगे, पाकिस्तान सही रास्ते पर नहीं जा सकता। उसके लिए इन सियासतदानों को, अदारों को मिलकर इक़दाम करने पड़ेंगे। आज मौलाना साहब ने इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, और वो बड़े दिनों से वो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन को तस्लीम नहीं करता।
मौलाना साहब नए इंतखाबात की जो है ना मुतालबा कर रहे हैं। अब समझने की ज़रूरत है, हमारे मुआशी हालात को सामने रखें और नए इंतखाबात को सामने रखें। क्या आप मुतहम्मिल हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप मुतहम्मिल नहीं हैं तो मौजूदा हुकूमत को लेके और अपोजिशन को लेके, जिसमें ये सारे तहरीक इंसाफ, मौलाना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, सारे ये लोग शामिल हैं, तो इसका मतलब है आगे फिर एहतजाज ही एहतजाज है। अभी तो सिर्फ महंगाई पे ताजर बोले हैं, अभी 1 जुलाई के बाद पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई पे जो है ना। साहब ये आप प्रोग्राम में ऑलरेडी कह चुके हुए हैं कि दमादम बस कलंदर अभी स्टार्ट होना है। मेरी बात जो है ना उस वक्त निशात साहब ने तो तस्लीम नहीं की थी, शुक्र है आपने तस्लीम कर ली, लेकिन ये मैं अब भी तस्लीम नहीं करता। अभी आप देखिएगा कि ये मौसम है बड़ा गर्म जी, ये सख्त मौसम है, जुलाई अगस्त सितंबर तक। सितंबर कहते हैं ना सितमगर। आप देखिएगा अगर जैसे थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, पाकिस्तान में एक सैलाब आएगा एहतजाज का, तहरीकों का, बजाय इसके कि वो आए आप अभी इकदाम करें। exactly. आपने टैक्स के अंदर जो इतनी सख्तियां की हैं, अभी थोड़ी सी नरमियां कर दें। आपके पास इख्तियार है, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर आप अवाम को रिलीफ दें, अवाम को अगर रिलीफ मिल गया तो मैं नहीं समझता कि किसी का कोई एहतजाज कामयाब हो सकता है। एहतजाज तब कामयाब होते हैं जब उनको अवामी सपोर्ट मिलती है, और इस वक्त अवाम इन टैक्सेशन और इन महंगाई और इन मसाइल को लेके अवाम जो है वो परेशान हो रही है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि अवाम उसकी मोहब्बत में उसके साथ खड़ी हो, अवाम आपके दुख की वजह से वहाँ जाकर खड़ी हो जाएगी। तो ये समझने की बात है, इनको ये समझ नहीं आ रही। दूसरा, मौलाना साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया, वो अफगानिस्तान है, वो टेररिज्म है। मैं चाहती हूँ उस पर हम डिटेल में बात करते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं। नुशात साहब, मौलाना साहब एक तरफ से सड़कों पे आने के लिए भी तैयार हैं, वो चाहते हैं कि हमने हड़ताल भी करनी है, हमने उन लोगों का भी साथ देना है, फिर वो मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात भी होने चाहिए। मौलाना जब कभी भी कोई मुतालबा करते हैं, आप उसे कितना सीरियसली देख रहे हैं कि मौलाना अब की दफ़ा पे जो मुतालबा कर रहे हैं क्या वो वापस हो जाएंगे? और इस वक्त अगर मौलाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं किसी अलाइंस में, तो उसे कितनी तकवीत मिल सकती है? देखिए, मौलाना ने ये मुतालबा 2018 की जो हुकूमत बनी थी उसके फ़ौरन बाद कर दिया था। उन्होंने 2018 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको भी कबूल नहीं किया था। फिर वो कई जमातों के साथ खड़े भी रहे, जिसे PDM का नाम देते थे। फिर वो लॉन्ग मार्च भी आपको याद होंगे वो हुए। ये जो चौधरी साहब ने बात की है ना, आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, वो एक लाइन के अंदर जिस्ट है इस बात का। जी। मौलाना हो या कोई सियासी जमात हो, ये उस वक्त तक हुकूमत नहीं गिराई जा सकती जब तक उसको अवामी ताईद हासिल होती है। जब वो अवामी ताईद खो देती है फिर मुश्किलात पैदा होती हैं, फिर ये भी कामयाब हो सकते हैं। फिर हो सकता है कि मौलाना साहब तो जो सियासी जमात है वो बड़ी है, हो सकता है कोई उससे छोटी सियासी जमात भी कामयाब हो जाए, अगर वो अलम अपने हाथ में ले लिए उस वक्त इस कामयाबी के लिए आगे बढ़ जाए। बात यह है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस तरह मौलाना साहब करें एहतजाज या कोई और करे। दूसरी बात यह है, मौलाना साहब से ये ज़रूर पूछना चाहिए, मौलाना साहब को ये बात समझनी भी चाहिए। तो साहब ने उसकी तरफ भी रेफर किया है जो हमारे यहाँ यूजुअली समझ नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। असल बात यह है कि जो 2018 के इंतखाबात के बाद धांधली का कह रहे थे, जो 2013 के बाद धांधली का कह रहे थे, जो 2024 के बाद धांधली का कह रहे हैं, ये सारे मिलके इस सिस्टम को क्यों ठीक नहीं करते? तो जो अगर आज फर्ज करें इस हुकूमत को खत्म कर दिया जाए और कल इलेक्शन करा लिए जाए, तो वो उसी तरह इलेक्शन होंगे जिस तरह पिछले इलेक्शन हुए। पहले तय तो कर लें कि आप चाहते कि आपकी नजर में शफाफ इंतखाबात क्या होंगे, किस तरह होंगे। ये जिन बेज़ाब्तियों की और ये धांधली की बात चौधरी साहब और हम करते हैं यहाँ बैठकर, वो है क्या? किसको आप धांधली कहते हैं, किसको बेज़ाब्तगी कहते हैं, उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये इंतखाबात में ना हो? सबसे बड़ी सक्सेस सियासी जमातों की क्या हो सकती है कि आप आज ये बात तय कर लें कि ये आइंदा के इंतखाबात में ये सिस्टम होगा, ताकि कल कोई किसी का गिरबान ना पकड़ सके, किसी को इंटरफेरेंस की इजाजत ना हो, कोई इदारा मुदाखलत ना कर सके, कोई काम ना कर सके। तो वो कैसे होगा? उसके लिए मिलकर बैठने के लिए कोई तैयार ही नहीं। असल मामला ये है, अगर आप सिर्फ एहतजाजों के जरिए करेंगे तो मौलाना पहले भी लॉन्ग मार्च कर चुके। ये नून लीग ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ, आपको याद होगा, मरियम नवाज साहिबा ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च भी करती रही, धरने भी देती, लेकिन ये मसाइल इनसे मसाइल का हल तो निकला कोई नहीं। सड़कों पे अगर मसाइल के हल निकल सकते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि फिर तो हमारी हालत पहले ही जितनी पतली है, अगर आप सड़कों पर अगर एहतजाज करेंगे तो फिर मसाइल मतलब मौलाना भी आपको इतने खतरनाक मेरी नजर में मैं नहीं समझता कि मौलाना ने ये मुतालबा जरूर रखा है, लेकिन ना तो वो अभी इस तरह की किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए तैयार है, ना वो जाएंगे। और चौधरी साहब ने बताया कि मौसमी हालात भी इस वक्त फेवरेबल नहीं है, ये मामलात कहीं जा
आगे सितंबर के बाद समझ में आएंगे कि उस वक्त तक क्या होता है, नताइज क्या होते हैं, हुकूमत की ग्रिप क्या है, हुकूमत किस हद तक जो है वो कंट्रोल करती है, उसको किस हद तक अवामी तायीद मिलती है, उसके बाद जो अगली चीज़ें तय होना शुरू होंगी। ठीक। बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू दिया है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उसके फौरी तौर पे एक रिएक्शन जो आया है उस पर मौलाना साहब ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट दी है कि उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, मज़ीद दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ सकते हैं, हमें अपने ताल्लुकात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ ठीक करने होंगे। आप इस स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी को लेके हमें बहुत सारे मसाइल दो चार हैं। एग्जैक्टली। आपके सामने अभी कल की बात है, चाइना के एक वज़ीर आए जो कि चाइना के सदर के बहुत करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं। उन्होंने आके यहाँ पे इस्लामाबाद में एक तकरीर की, वो एक आई ओपनर थी हमारे लिए। और सफारती तल्लुकात हमारे जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, अब भारत के साथ हमारे वैसे तल्लुकात ख़राब है, कश्मीर को लेके वो तल्लुकात ठीक हो नहीं सकते। दूसरी जानब हमारे साथ आ जाते हैं चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान। जी। ईरान और अफ़गानिस्तान को हम समझते थे कि हमारे सॉफ्ट बॉर्डर है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये भी सॉफ्ट नहीं रहे। सॉफ्ट बॉर्डर क्या, बल्कि वो वहाँ पे हमें बाकायदा जो है ना दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसका ये हल नहीं होता कि हाँ आप उन मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़े और वो मुल्क आपके ऊपर चढ़ दौड़े। ये ना हम इजाज़त दे सकते हैं ना वो दे सकते हैं। ये किसी के दरअंदाजी जो है ना वो कोई भी कबूल नहीं करता। एक तरफ हमने ये अज़्म किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम की एक ऑपरेशन लेके आ रहे हैं और उस ऑपरेशन के तहत हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे। दूसरी जानब वज़ीर अपने ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाके दहशतगर्दों का कला खमा करेंगे। अगर आप उनके अंदर जाएंगे इसका मतलब कि आप दरअंदाजी करेंगे, आपके सफारती तल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे और ये कोई हल नहीं है। हल ये है आप उस हुकूमत को इस पेज पे लेके आए कि हमने ये मिलके ख़त्म करना है। अगर आप दहशतगर्दी से दो चार हैं तो फ़ायदा उनको भी नहीं है, अगर उनके यहाँ वो बैठे हैं तो इक़्तिसादी तौर पे उनका भी नुकसान है। अगर यहाँ पे दोनों मुल्कों के अंदर अमन होता है तो अगर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा तो अफ़गानिस्तान को भी पहुँचेगा, वहाँ पे भी उनकी मईशत बेहतर होगी जी। और अगर रेलवे ट्रैक यहाँ से बनेगा तो उसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान को भी पहुँचेगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पहुँचेगा। मौलाना दुरुस्त कह रहे हैं कि इसका हल ये नहीं है कि आप एक तरफ दहशतगर्दी के खात्मे की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे अंदर आके यहाँ पे वो जिस तरह इंडिया ने एक वो दावा किया था जो कि मुंह की खानी पड़ी थी, घर में घुस के मारेंगे, और कैसी घर में घुस के उनको फिर पड़ी है तो वापस गए। तो ये इस किस्म की जो गीदड़ भपकियाँ ये नहीं करनी चाहिए। आप देखें, आप एक सीनियर वजीर हैं और आप एक जुम्मेदार शख्स हैं, मैच्योर, आपका बयान आपकी कई अल्फाज माने रखते हैं और उसमें मैच्योरिटी नज़र आनी चाहिए। इस किस्म की धमकियां जो है ना उसका मुल्क को भी नुकसान है और आपके खारजा जो तल्लुकात है उसको भी नुकसान पहुंचता है। मैच्योरिटी की भी बात की जा रही है और दूसरा नुशाद साहब, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जो प्रॉक्सी वॉर्स रही हैं उनका असर पाकिस्तान पे भी आता रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर रहा और स्टिल अब तक हम उसका सामना कर रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि हमें कितनी मैच्योरिटी का अपना मुजाहरा करना पड़ेगा, या स्टेटमेंट जो है जिस स्टेटमेंट को बार बार कोट किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट शायद इस तरह नहीं देनी चाहिए थी, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि इसके अंदर मैं ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि देखिए 2 साल से अफ़गान तालिबान को या अफ़गान अबूरी हुकूमत को ये बात मुसलसल बताई जा रही है, डोजियर्स दिए जा रहे हैं, उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अब एक मामला जो है वो सेटल होकर नहीं दे रहा। आपको याद है ईरान का मामला, हमने उनके मुल्क में भी एयर स्ट्राइक की थी, उन्हें भी शौक चढ़ा था, ठीक है। तो असल मसला ये होता है कि इससे को ताल्लुकात में बाज़ औक़ात बेहतरी भी आ जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप इस पोजीशन में नहीं होते कि वो समझ सकें या समझा सकें, या आप इस पोजीशन में नहीं हैं फॉर एनी रीज़न कि आप वहाँ पर अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो उनके बाज़ जो पाकिस्तानी तालिबान हैं या दीगर ऑपरेटिव्स हैं जिसमें बलोची सेपरेटिस्ट भी हैं और दूसरी दहशतगर्दाना तंजीमें भी हैं जो वहाँ पर जिन्होंने सेफ हाउसेस बनाए हुए हैं। मुझे तो पता है चौधरी साहब इस बात से एग्री करते थे कि अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी भी हो रही है और अफ़गानिस्तान से हमारे यहाँ दहशतगर्दी भी हो रही है। तो जब दहशतगर्दी और दरअंदाजी किसी मुल्क से हो रही हो तो इंटरनेशनली आप इस बात अपनी जो एयर स्ट्राइक है, आप अपनी जो स्ट्राइक्स हैं उनको आप जस्टिफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो सेफ हेवन्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं हो रही।
ये एक साइड है इस सारे पर्सपेक्टिव की। दूसरी बात यह है कि हाँ, ये ज़रूर फ़र्क होता है कि जब आपके फ़र्ज़ कीजिए ईरान के यहाँ पर सिंपैथाइज़र ना हो तो ज़रा सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं और उनके यहाँ पाकिस्तान में सिंपैथाइज़र हैं, उससे सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो सकती है, जिसकी तरफ मौलाना फजलुर रहमान इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये बात समझिए कि ये जो तहरीक अज़म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन जिसकी बात की जा रही है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और वो चीनी सफ़ीर साहब जो थे उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि जो बशाम के अंदर वाक़या हुआ है उसके अंदर जो अफगानी इन्वॉल्व है वहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कही जा रही है कि ये अफगानिस्तान से मुसलसल जो है ना अफगानिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। सो आपके पास क्या चॉइस रहेगी? एक सूरत तो ये है कि आप चुप करके मार खाते रहें और आप परेशान रहें। अब हम बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं, हमने स्मगलिंग रोकी, माफिया को कंट्रोल किया, डॉलर की, पेट्रोल की, लेकिन ये मामला अभी रुक नहीं पाया। हमें इसको रोकना है। क्यों रोकना है? इसलिए रोकना है कि ये जिसके ऊपर हम ये टैक्स और ये मसाइल और ये जो पाकिस्तान के माशी हालत है इसके अंदर हम मुसलसल रो रहे हैं कि अब हमारी ये गुंजाइश हैसियत नहीं रही, इसीलिए हमने जो गैर मुकीम जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे उनको वापस भिजवाया कि भाई आप जाके अपने अपने ममालिक में रहें, चाहे वो अफगानी है चाहे कोई और है, आप वहां रहें, आप बराए मेहरबानी यहाँ पे सहूलतकारों का काम ना करें। अब यहाँ पे सहूलतकारी करने से जो हमें नुकसान है वो हम उठाने की पोजीशन में नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब मेरे वो शारक के ऊपर कोई चीज आ जाएगी तो मैं फिर उसके लिए अटैक ही करूंगा ना, मेरे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। और इस बात में कोई शक नहीं है कि लंबे अरसे से हम दहशतगर्दी की जंग का सामना किए हैं। यहाँ वक्त हुआ चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। क्या उनकी मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं, नहीं हो रही, लेकिन आपस की लड़ाइयाँ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। फवाद चौधरी साहब मैदान में आ चुके हुए हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जी बुरा वक्त थोड़ा थोड़ा ख़त्म हुआ है इसलिए हमने बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हमारे बहुत से लोग अभी भी जेलों में बंद हैं। मजीद उनका ये कहना था कि बानी तहरीक इंसाफ के अगर हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही कुछ लोग शामिल नजर आते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स पेशावर से आए और लाहौर में जलसा करके चला जाए। इस जो अंदरूनी सिचुएशन बन चुकी हुई है, इस तरह के इख्तलाफात को कैसे काबू किया जाएगा, क्योंकि कल उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा भी दिया है और अब फिर दोबारा से एक नया इख्तलाफ सामने आ चुका हुआ है। आज़म चौधरी साहब, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि पंजाब के अंदर से वो शख्सियत कौन हो सकती है, तो एक शख्सियत आज बोलना शुरू कर दी, उन्होंने कहा वक्त हमारे ऊपर भी है मुश्किल लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। फवाद चौधरी साहब के बयान के हवाले से आप क्या कहेंगे, और वो जो बयान जो स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, क्या हम ये समझें कि इससे पहले जो उन्होंने कहा था वो प्रेशर की वजह से कहा था और अब उनका प्रेशर ख़त्म हो चुका है? पीटीआई से पहले फिर आपका 1 मिनट लूँगा मैं। जी जी प्लीज़। देखें, ये अभी अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे थे ना कि ख्वाजा साहब का जो बयान है ज़िम्मेदार है, गैर ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब है यूनाइटेड नेशन में, राबिया, उन्होंने वहाँ पे एक रिपोर्ट जमा करवाई है कि जो टीटीपी और बीएलए इन दोनों को जो फंडिंग कर रहा है इंडिया कर रहा है, और उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। वो सबूतों के साथ वो रिपोर्ट वहाँ पे जमा करवाई है। अब क्या हम जिसको कमज़ोर समझेंगे उसके घर में घुस के हमला करने की बात करेंगे, और जिसको हम समझेंगे ताकतवर है उसका हम नाम भी ना लें? अब देखें, उस दहशतगर्दी के पीछे या अक़वाम मुत्तहिदा में हम साबित कर रहे हैं कि इंडिया मुलव्वस है, तो हमारे वज़ीर साहब को इतनी तौफीक नहीं है कि इंडिया का नाम भी ले लें। ठीक है, जो जिसके साथ फिर भी आपके दोस्ताना तल्लुकात रहने उसके घर में घुस के मारना है उन्होंने। बहरहाल ये तो सफारती मामला था, इस पर मैं इससे ज़्यादा क्या बात चलाना चाहते हो। अब आप आगे आ जाएं पीटीआई की जानिब। देखिए, पीटीआई का ये भी मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा ना वो एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, क्योंकि जिस किस्म के मुश्किल हालात हैं, जिस किस्म के मुआशी सूरत हाल चल रही है, थोड़ी सी इंसान को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। कभी वो शेर अफजल मरवत साहब बोल पड़ते हैं, कभी कोई फवाद चौधरी साहब बोल पड़ते हैं, वो थोड़ी सी लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाती है पीटीआई को लेके। और जहाँ तक पीटीआई की लीडरशिप का मामला है, देखें आज उन्होंने बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा कि मुझे तो आज तक इनकी इस पॉलिसी की समझ नहीं आई कि क्या हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, क्योंकि हर लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ आरा लेके आ रही है। हाँ। तो वो अगर हमारे साथ कोई उन्होंने करनी है मीटिंग या हमारे साथ कोई मुज़ाकरात करने हैं तो चेयरमैन पीटीआई एक बाकायदा उसके लिए टीम तश्कील दें जो हमारे साथ बैठ के करे। ये असल इसकी मसले की वजह यह है कि पार्टी का सरबराह जेल में बैठा है, पार्टी का सरबराह से आपकी मुलाकातें हो नहीं पा रही,
ना वहाँ वकला को जाने दिया जा रहा है, ना उनके फैमिली को जाने दिया जा रहा है। तो लिहाजा जो सेकंड लेयर है लीडरशिप की, वो अपने तौर पे फैसले कर रही है। कोई उसके फैसले को तस्लीम करता है, कोई नहीं करता। उसके बाद आ जाते हैं एक वो वाले लोग जो वापसी के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं, जिसमें हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। वो अब वापस जाना चाह रहे हैं। उनकी वापसी के रास्ते बंद करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे मुतहरक बैठे हैं, जो उनको वापस आता हुआ नहीं देखना चाहते। एक मासूमाना सवाल, वो जो जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से बानी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, वो कौन लोग हैं, नाम क्यों नहीं ले रहे उनके? असल में चौधरी साहब की ये ख्वाहिश है कि जो पार्लियामेंट के अंदर लोग पहुंचे हैं पीटीआई के, वो डंडे हाथ में पकड़े और वहाँ पे लोगों के सर पड़े हैं, हुकूमती लोगों के। वो इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। असल में देखें, आपके मुकदमात सारे अदालतों में हैं, उसमें ठीक है, अदालतों में कहीं आपके साथ इंसाफ हो रहा है, कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं से रिलीफ मिलता है, कहीं से नहीं मिलता, वो एक अलग इशू है। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि हमें बजट के ऊपर, निशात साहब ने ये नुक्ता उठाया था कि बजट के ऊपर अपोजिशन का जो असल रोल है, हमें वो वाला उस तरह का रोल नहीं नजर आया। हाँ, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों पे जो सख्तियाँ हो रही हैं उसके हवाले से बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अवामी मसाइल के ऊपर भी उसी तरह अगर उसी स्टांस के साथ खड़े होते तो शायद इनको फ़ायदा पहुँचता। ये वाली जो लड़ाई है, ज़्यादा लड़ाई जो है वो 2-3 शख्सियात के अंदर है, और ज़्यादा इसमें अग्रेसिव वो लोग हैं जो वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट कहें, इंफोटेनमेंट कहें, कितना इत्तफाक करते हैं। दूसरा, अगर बात की जाए तो फवाद साहब कोई बयान दे रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब किसी और स्टाइल में नज़र आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से उमर अयूब साहब ने कहा मैं तो नहीं बनता जनरल सेक्रेटरी। कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि शायद फवाद साहब आने की लिए ख्वाहिश रखते होंगे, आज वो बोल पड़े, उनका प्रेशर थोड़ा सा कम हो चुका है। ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान पहुँचा रही हैं? देखिए, फवाद चौधरी साहब अभी तो देखिए ना असम्बली में हैं, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, यानी ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। अब वो जो भी कहते हैं वो उनकी राय हो सकती है, उसको क्या उसके ऊपर बहस की जा रही है। हालांकि उनके अल्फाज मुझे पसंद नहीं आए, बुरी बात कि कद काट की बात और चूहे और ये अल्फाज नहीं है। उन्हें अगर उनका कद अगर बड़ा है तो उन्हें फिर अपने कद के हिसाब से बात करनी चाहिए। तो बड़े कद के लोग जो हैं वो कभी छोटी बात नहीं करते। मैं ज़ाती तौर पर, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि मैं जो समझता हूँ, एक तो पहले बात यह है कि इन लड़ाइयों का मंबा मरकज़ जो है ना वो बानी खुद है। ये मेरी राय है, जो गलत भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद देखिए उन पे प्रेशर्स हैं। मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ एक ग्रुप नहीं है, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब का है और उनके मुकाबले पे असद कैसर साहब हैं। फिर जनाब वो शेर अफजल मरवत साहब हैं, शानदाना गुलजार हैं, हामिद खान साहब का एक अलग से पूरा एक ग्रुप है, और बुकला का अलग ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर साहब अलग है, ये जो पंजाब का ग्रुप है ये अलग है। सो ये देखें ये क्यों है? ये इसलिए है कि देखिए पार्टी का कायद जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो डे टू डे बेसिस पे 100% क्लैरिटी के साथ सामने रख के चीज़ों को चला सके। सो अल्टीमेटली हमें याद है जब नून लीग के इस तरह के हालात हुए थे, जब नून लीग पे बुरा वक्त आया था, वहाँ भी कुछ इस तरह की आवाज़ें आती थी। इस तादाद में नहीं थी, इस तादाद में ग्रुप्स भी नहीं थे, बट स्टिल थे। सो अल्टीमेटली ये है कि जब कभी बानी बाहर बनी है, इसी तरह बनी थी ना, इसी तरह बनी है। पहले टेन्योर पे चले जाए तो काफ लीग जो है पूरा एक सिस्टम जो हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र किया है जनाब, आपकी प्रेडिक्शंस बड़ी हद तक सच्ची हो रही हैं। हाँ, अब देखें बात क्या है। बात ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने पहले भी कहा था कि जो एक बड़ा मेजर सेटबैक आया वो ये है कि चूंकि वकला के हाथ में, वकला सारे वो हैं जो नए हैं, यानी आमिद खान साहब के अलावा बाकी मैं समझता हूँ वो पूरी पार्टी को या उन चीज़ों को नहीं समझ। मेरी नज़र में जो चेयरमैनशिप थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो किसी ऐसे सियासी लीडर के पास आनी चाहिए थी जो सीजनड पॉलिटिशियन होता, ताकि उसको पता होता जो पिछले 15, 20, 25 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी स्ट्रगल है उसमें वो जानता कि कौन सा शख्स कहाँ पे क्या हैसियत और क्या अहमियत रखता था, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली डील करता। लेकिन बहरहाल ये सारे जो मसले हैं ये बहुत ज़्यादा ये आपकी इंटरटेनमेंट तफन्नुन तबाह के लिए तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा सा फ़र्क आ जाएगा जब चीज़ें तब्दील होंगी। वो अगरचे फवाद चौधरी साहब को लग रहा है कि बुरा वक्त थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन मुझे अभी इस तरह की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। जलसे करने हैं, हुकूमत के खिलाफ निकलना है, मुत्तहिद होना है, तो अगर इसी तरह की स्टेटमेंट्स चलती रहीं तो वो कैसे होंगे? देखिए अभी तक तो हमने भी ग्रुपों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुपों में बारहा ये जलसों की बात की गई है, फिर वो जलसे नहीं हो सके, कहीं इजाज़त नहीं मिली, कहीं वो मैनेज नहीं हो सका। जहां अब लाहौर का भी जलसा अनाउंस किया गया है,
इस्लामाबाद में भी उसके जलसे की नहीं, इजाज़त दी गई है। वो तो एज यूजुअल डिक्टेटरशिप चल रही है, जो लाहौर का भी नहीं करने दिया गया। इस्लामाबाद तरनौल का जलसा उसकी इजाज़त दे के वो डीसी ने कैंसिल कर दी है। अब वो उनको करने नहीं दिए जा रहे जलसे। हाँ, तो वो अब ये जो मसाइल हैं, इनसे आप उसी सूरत में नबर्द आज़मा होते हैं जब आप खुद मुत्तहिद होते हैं। तो जब मुत्तहिद होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो खुद इत्तेहाद होगा, फिर वो किसी एक साइड पर डायरेक्शन में जाएंगे, फिर कुछ आप इसे कंक्लूड कर दें ताकि मैं आजम साहब की तरफ। बस मैं तो कंक्लूड कर दिया। जॉय साहब उसको जी जॉय साहब कैसे कंक्लूड करेंगे आप इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने हुकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलानी है, हमसे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है, फिर हमारी अपनी लड़ाइयाँ भी ख़त्म नहीं हो रही हैं कि कौन बंदा किसको कायल कर सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर इन हालात के अंदर भी PTI एग्जिस्ट कर रही है, पार्लियामेंट का हिस्सा है, बाहर भी है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए उनके लिए इस वक्त बोलना, उनके लिए उन पे बैन है, वो बोल नहीं सकते, वो जलसा नहीं कर सकते, वो पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। कहने को तो जमहूरी हुकूमतें हैं इस वक्त, लेकिन ये शायद हमने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में ऐसी सख्तियाँ नहीं देखी जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक पार्टी को लेके। उसमें इलेक्शन कमीशन हो, उसमें ये हुकूमतें हों, उसमें अदारे हों, कोई भी उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अगर इन हालात के अंदर भी वो ये एफर्ट कर रहे हैं तो ये उनकी अचीवमेंट। तो बानी तहरीक इंसाफ बाहर आ रहे हैं बहुत जल्द। देखिए ये एहतजाज तो होने ही होने हैं। तो आ रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतजार करो और आपको बड़ी रौनकें नजर आएंगी सड़कों के ऊपर और बड़ा कुछ। तो बानी खुद नहीं आ रहे? बानी खुद को अभी रोकने के लिए कई इकदाम किए जाएंगे। अभी उनका सिर्फ एक केस रह गया, लेकिन जैसे वो खत्म होगा कोई नया केस दर्ज होगा, उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। क्लोजिंग पे जाने से पहले बता दे आ रहे हैं बानी बहुत जल्द। अभी तक मेरा नहीं ख्याल, वो तो आपको शेख रशीद साहब ने नहीं बताया कि कोई पागल ही होगा। नहीं मुझे नहीं बताया, हम सबको बताया जा रहा है। क्योंकि इमरान खान के बाहर आने का मतलब है कि इस हुकूमत की कमबख्ती, तो लिहाजा हुकूमत कभी ये नहीं करेगी अपनी कमबख्ती अपने हाथों से। चलें जी, ये वक्त ही बताएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।